हेलो दोस्तों, मैं मंगेश आज आपके लिए सीधी सरल सिंपल भाषा के अंदर कवि परिचय लेकर आया हूँ। तो कवि परिचय स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय स्टार्ट करने से पहले दोस्तों दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता देता हूँ। पहले मैं कवि परिचय आपको एग्ज़ाम में दो प्रकार से आता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। पहला होता है जो साहित्यिक परिचय होता है और एक जीवन परिचय। तो एग्ज़ाम में साहित्यिक या जीवन परिचय कोई भी आ सकता है। तो अगर आपको जीवन परिचय पहले याद होगा तो साहित्यिक परिचय आप अच्छे से लिख देंगे, वरना साहित्यिक परिचय नहीं लिख पाओगे। इसीलिए दोस्तों पहले जीवन परिचय कर लेते हैं। ये पद्य खंड के हैं। ये पद्य खंड या गद्य खंड, जैसे पद्य खंड और गद्य अथवा में आते हैं, जिसमें कोई भी कर सकते हैं। पद्य के आसान रहते हैं तो हम पद्य के कर लेते हैं पहले। और दोस्तों कवि परिचय में होता क्या है कि ये अधिकतर याद नहीं रहते हैं। इनका याद रहने का कारण क्या है कि किताब के अंदर बहुत ही कठिन शब्दों के अंदर ये दिए होते हैं, जो लगभग एक एक पेजों के एक एक कवि परिचय हो जाते हैं। दोस्तों सीधी स्वाभाविक सी बात है कि कठिन शब्दों में कोई भी चीज़ हो वो स्टूडेंट को याद होने वाला नहीं है। साइकोलॉजी का भी कहना है कि अगर कोई भी आप कठिन शब्दों की चीज़ याद करोगे तो वो ना ही तो आपको अधिक समय तक याद रहने वाली है और ना ही अच्छी तरह से याद होगी। किसी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हार्ड चीज़ को याद करने के लिए पहले उसको सीधी सरल सरल सिंपल भाषा के अंदर लिख लीजिए, बाद में उसको याद कीजिए, अच्छे से याद होगा। वैसे ही आज आपके लिए मैं सरल भाषा के अंदर ये कवि परिचय लेकर आया हूँ। इसके अंदर और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इसकी पहली लाइन बहुत ही अच्छी लिखी गई है। ये पहली लाइन मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल ऐसे ही लिखें, क्योंकि पहली लाइन ही इसका आपका निश्चित कर देगी कि एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर मिले। क्योंकि पहली लाइन ही बहुत ही अच्छी होगी आपकी, तो बाद में कोई भी एग्जामिनर आगे का शायद ही पढ़ पाए, वो इतना टाइम भी नहीं होता उसको पढ़ने के लिए। तो आप पहली लाइन बहुत ही अच्छी तरह से हेडिंग लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 4 नंबर का होता है दोस्तों। कवि परिचय 4 नंबर का होता है और 1-2 नंबर का इनकी रचना दे दी जाती है। तो मैं कहूँगा कि सभी कवि परिचय की आप रचना अवश्य याद कर लीजिए। रचना 1-2 नंबर की अवश्य पूछी जाएगी, 4 नंबर का ये कवि परिचय होगा। तो आप पहले याद करते हैं तब इसे शॉर्ट में लिख लीजिए सभी को और याद कर लीजिए। और मैं इसको बोलकर बता देता हूँ कि आपको टीचर को टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखना। ये देखने में छोटा लग रहा है दोस्तों, पर जब आप इसको लिखोगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि कॉपी में कैसे लिखना है, ये बोलकर बता रहा हूँ कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ। इनका लालन पालन जुलाहा दंपति के नीरू निम्मा ने किया। कबीर के गुरु संत रामानंद थे। इन्होंने रोजा व्रत, धार्मिक आडंबर आदि का विरोध किया। इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है, जिसके 3 भेद हैं, साखी, शब्द और रमेनी। इनका देवसान या फिर मृत्यु 1518 ईस्वी को हुई। ये भक्ति काल की जगह दोस्तों आप निर्गुणोपासक भी लगा सकते हो। निर्गुणोपासक भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे, इसलिए। आगे करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तुलसीदास है। तुलसीदास का देख लेते हैं। ये दोस्तों इसकी पहली लाइन देखिए, पहली लाइन ही बहुत अच्छी तरह से लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके गुरु नरहरियानंद थे। ये श्री राम के भगत थे। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली है। इनका देवसान या मृत्यु 1623 ईस्वी को हुई। दोस्तों रचनाएं आपको 2 ही लिखनी है, अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रचना आपको लिखनी अवश्य है। अगर आप रचना नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे करते हैं। कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि
कृपाराम खिड़िया का जन्म 1743 ईस्वी को मारवाड़ में हुआ। ये डिंगल पिंगल और संस्कृत भाषा में निपुण थे। इनका देहावसान या मृत्यु 1833 ईस्वी को हुई। आगे करते हैं सूरदास। नेत्र ज्योति विहीन कवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी को दिल्ली के समीप सिही नामक गांव में हुआ। बाद में ये मथुरा और आगरा के मध्य रेणुकता गांव में रहने लगे। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ये श्री कृष्ण के भक्त थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। इनका देहांत 1563 ईस्वी को पारसोली गांव में हुआ। आगे करते हैं रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। इनका जन्म 1556 ईस्वी को हुआ। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता, विद्वान और उदार हृदय पुरुष वाले थे। इनकी रचनाएं दोहावली और नगर शोभा है। इनका देहावसान या मृत्यु 1626 ईस्वी को हुई। आगे करते हैं बिहारी। दोस्तों, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। इसको गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि बिहारी अपने छोटी सी पंक्ति में बहुत सारे वर्ड शब्दों का उच्चारण कर देते थे, इसीलिए इसको गागर में सागर भरने वाले कवि भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है ये तो बता दिया, बाकी किताब में और अच्छे से पढ़ लेना। तो आगे करते हैं बिहारी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी को ग्वालियर के बसुआ नामक गांव में हुआ। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी ने नववधु के प्रेमवास में जकड़े राजा जयसिंह को एक दोहे द्वारा मोह मुक्त किया। दोहा आपके बुक में दिया गया है। दोहा याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो कोई आवश्यकता नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी जैसी जन मन में स्वतंत्रता की आग पर दीपित कर देने वाली लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी को प्रयाग, जो इलाहाबाद में है, में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखी। इनकी 2 रचनाएं हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और घरेलू जीवन। इनका देहावसान 1948 ईस्वी को हुआ। ये दोस्तों 2-3 कवि रह गए थे जो देख लेते हैं। ये एक तो भूषण है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। भूषण का देख लेते हैं। भूषण जो कवि हैं, इनका ये भूषण नाम नहीं है, ये इनकी उपाधि है। पढ़ लेते हैं, इसको बताते हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। इनका जन्म 1613 ईस्वी को कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। चित्रकूट के राजा रुद्र ने यानी घनश्याम को भूषण नाम की उपाधि दी। इनकी 3 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनके मृत्यु या देहावसान 1715 ईस्वी को हुआ। एक है ये शमशेर बहादुर सिंह है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ। 8 वर्ष की आयु में माँ का देहांत हो गया। 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 6 वर्ष के पश्चात क्षय रोग से पत्नी का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं बात बोलेगी। आगे है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ये दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ। स्थान दोस्तों दिया नहीं है। इन्होंने इलाहाबाद से अध्ययन किया। इनकी रचना मधुशाला की काव्य आने से मंचों में धूम मच गई। इनका देहावसान या मृत्यु 2003 में मुंबई में हुआ। इनकी रचनाएं मधुशाला और मधुबाला है। तो ये दोस्तों पद्य खंड के कवि परिचय हो गए।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। 1 मिनट छोटा कर देता हूँ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही एक चार्ट पर लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए, ये सभी का विपरीत है। क्योंकि आप जब भी अंदर बाहर आओगे 1 बार 2 बार देखोगे तो ये वैसे ही आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल भाषा में बताई हैं, इस पर ना आपकी कोई ट्रिक काम करेगी ना कोई और, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि आप इसको कितना याद करते हो, कितनी बार इसको पढ़ते हो। ट्रिक से दोस्तों एक बार कर लेंगे याद, लेकिन वो याद नहीं रहने वाला है, वो भूल ही जाएंगे। तो इसको शॉर्ट भाषा में ये मैंने लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों मैं 12वीं का जितना भी नॉलेज है वो आपसे अवश्य शेयर करना चाहता हूँ और करूँगा भी। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिए, मैं जितना भी नॉलेज है सब आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।